नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल द पोस्ट ग्रेजुएट गुरु पे। एंड आज हम लोग फिर से एक और पार्ट लेके आ गए हैं द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टॉपिक का। ठीक है। एंड दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे पहले हम शुरू करें, जल्दी से लाइक करो। और आज के वीडियो का लाइक टारगेट है 15 लाइक्स। 15 लाइक्स हुए तो ही मैं नेक्स्ट पार्ट बाद में अपलोड करूंगा। ठीक है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आपको बता दूं कि आज पढ़ने क्या वाले हैं एग्जैक्टली। हम लोग थोड़ा सा आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, आरबीआई किस कमिटी के थ्रू बना था, कब बना था। ठीक है। और ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है वीडियो। और वीडियो इससे पहले कि मैं पढ़ाना शुरू करूं, ठीक है, इससे पहले कि शुरू करूं, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है जिसका आज के टॉपिक से ही रिलेटेड है। वो क्वेश्चन आपको उसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, और उसका सही आंसर क्या है वो मैं वीडियो के एंड में ही बताऊंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देख लो कि हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है। ये आज आपका क्वेश्चन है। एक बस सिंगल वर्ड सिंगल लाइन में आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखिए। लास्ट में जो सही आंसर होगा वो मैं वीडियो के एकदम एंड में ही बताऊंगा। ठीक है। तो चलो आ जाओ भाई, एकदम फोकस करो, बढ़िया से पढ़ते हैं। एकदम थोड़ा सा फास्ट पेस चलेंगे एज यूजुअल। ठीक है। तो अभी का टॉपिक क्या है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। अच्छा, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। अब थोड़ा सा आरबीआई के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जैसे आरबीआई का कॉन्सेप्ट ही कब आया, आरबीआई का कॉन्सेप्ट आया ड्यूरिंग 1926 थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ रॉयल हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है। तो ये रॉयल हिल्टन यंग एक कमीशन बनाया गया 1926 में, जहां पे डिस्कशंस हुए। ठीक है। वहां पे जो कमीशन बना था, आपस में उन लोगों ने चर्चा की, चर्चा करके उनको लगा कि हाँ, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक सेंट्रल बैंक की तरह काम करेगा इंडिया में, एक ऐसे बॉडी का जो है एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। ठीक। अब दूसरा देखो, आरबीआई एक्चुअली में एक्ट कब बना उसका, और वो एक्ट एनफोर्स कब हुआ। आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ध्यान रहे, एक्ट 1934 का है, लेकिन वो बॉडी आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 से वो फंक्शनल हुआ या एस्टैब्लिश हुआ बोल लो। ठीक है। 1934 में तो वो एक्ट तक ही था। 1935 1 अप्रैल वहां पे जाके ये इट केम इनटू फोर्स। राइट नाउ द HQ ऑफ आरबीआई वाज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू मुंबई इन 1937। अब तब का था। ठीक है। आरबीआई तो जब ऑफिशियली यहां पे बना, ठीक है, उस टाइम तक तो सेंट्रल बैंक के तरह एक बॉडी था जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन कर रहा था। ठीक है। तो उसका जो हेडक्वार्टर था, पहले था कहां पे, कैलकाटा में। फिर उसको कहां शिफ्ट कर दिया, मुंबई में। कब, 1937। ये सब डेट वगैरह ना एकदम अच्छे से देख लो, याद रखो, क्वेश्चन ले लेता, पूछ लेता कई बार, तो डेट्स थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। अब फिर देखो क्या हुआ, आरबीआई स्टॉप गिविंग सर्विस ऑफ सेंट्रल बैंक टू बर्मा। बर्मा माने करंट म्यांमार, पहले उसको बर्मा बोल के जानते थे। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, म्यांमार बोल के जानते हैं। तो ये नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना। बर्मा को आरबीआई ने सेंट्रल बैंकिंग सर्विस देना बंद कर दिया। कब बंद कर दिया, 1947 में। ठीक है। जब देश आजाद हुआ हम लोगों का। ठीक। देश आजाद हुआ जब, तब बर्मा को सेंट्रल बैंकिंग सर्विस देना बंद कर दिया, एंड पाकिस्तान को भी सेंट्रल बैंकिंग सर्विस बंद किया गया 1948 के दौरान। तो बात समझो, इंडिपेंडेंस से पहले तक ना इंडिया का जो आरबीआई था वो एक्ट करता था एज अ सेंट्रल बैंक फॉर पाकिस्तान एज वेल एज म्यांमार, विच वॉज देन नोन एज बर्मा। ठीक है। ये दोनों इंडिया के लिए तो सेंट्रल बैंक का काम कर ही रहा था वो आरबीआई, बट साथ ही साथ पाकिस्तान और बर्मा के लिए भी ये काम किया जा रहा था। बट जब देश पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान के लिए 1948 में ये सेंट्रल बैंकिंग सर्विसेज बंद कर दिया गया आरबीआई के द्वारा, और बर्मा के लिए 1947 में ही बंद कर दिया गया था। ठीक। अब एक और पॉइंट देख लो, 1949
आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड, ठीक है, 1 Jan 1949, डेट याद रखना, पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछेगा ही 1949 में। ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना डेट वाइज का, ये क्या करता है, ये लोग दे देता है मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो डेट एंड ये कुछ लोकेशंस और ये कुछ जैसे मैंने जो जो अंडरलाइन कर रखा है उसको थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना, क्वेश्चन आता ही है इन चीजों का। तो 1949 1 जनवरी को क्या हुआ, आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। तो मैं अगले टॉपिक में बढ़ चलता हूं। तो चलो भाई अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, एकदम ध्यान से फोकस, ठीक है। अब आरबीआई के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फंक्शंस वगैरह क्या है। अब आरबीआई क्या है, इट इज द एपेक्स बैंकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। एपेक्स बैंकिंग बॉडी क्यों, क्योंकि आरबीआई जो है कंट्रोल सुपरवाइज करता है बैंकिंग सेक्टर को, एंड एज वेल एज आरबीआई इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी एंड वर्किंग in alignment with the central government's financial and monetary objectives to achieve proper economic stability and growth of the economy, ठीक है। तो आरबीआई इज एपेक्स बैंकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। आरबीआई इज मोस्टली सुपरवाइजिंग, issuing guidelines for the smooth and efficient functioning of the banking sector and economy as per the objectives of the government and its financial and monetary plans। मतलब इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना और बैंकिंग सेक्टर को स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग के लिए सुपरविजन करना इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी प्लान्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये जस्ट एक मैंने ओवरव्यू दिया फंक्शंस का। अब थोड़ा सा इन डेप्थ चलेंगे और प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द आरबीआई देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है आरबीआई का, इशूइंग ऑफ नोट्स, ठीक है। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू ऑफ लीगल टेंडर करेंसी। लीगल टेंडर मतलब करेंसी है। हम लोग के देश में जैसे इंडियन रूपी यूज होता है ना, तो इंडियन रूपी क्या है, इट इज द लीगल टेंडर, दैट इज द लीगल करेंसी दैट इज यूज्ड इन द कंट्री। और अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, जो करेंसी होता है हम लोगों का, आप कोई भी नोट उठा के देख लो इंडियन रूपी का, उसमें ना आपको आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर मिलेगा और लिखा हुआ रहेगा, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑफ दिस नोट अ सम ऑफ, वो नोट जितने का भी होगा उतना नोट, ठीक है। ये आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है, हर नोट में रहता है, ठीक है। कोई भी नोट उठा के देख लो, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500, 1000, जितना भी हो, सब में आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। और आरबीआई इज ऑल्सो RBI also acts as the custodian of foreign reserves। फॉरेन रिजर्व्स का भी कस्टोडियन होता है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई जो है फोरेक्स, फॉरेन करेंसी को मैनेज करता है, एक तरीके से यूं समझ लीजिए। और फॉरेन करेंसी करेंटली सबसे डोमिनेटिंग और मोस्ट यूज्ड फॉरेन करेंसीज यूएस डॉलर, ठीक है। वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज होता है, तो मोस्ट कंट्रीज ही डॉलर्स को ही अपना फॉरेन करेंसी के हिसाब से रखते हैं एंड मेन फॉरेन करेंसी के हिसाब से रखते हैं। और जो गोल्ड होता है ना, वो भी एक तरीके से कह लीजिए फोरेक्स का पार्ट होता है, क्योंकि इट इज वेरी लिक्विड, है ना। आप गोल्ड को किसी भी करेंसी के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, अब एक सवाल हो सकता है सबके मन में आ रहा हो कि भाई जब आरबीआई के पास पावर है नोट्स इशू का, तो व्हाई नॉट इशू अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी, राइट। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई के पास पावर है नोट छापने का तो बस दनादन छापते चले जाओ, नहीं होता। उससे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में। बट फिलहाल अभी फंक्शंस देख लेते हैं। तो सेकंड फंक्शन इज credit control। RBI is also given the responsibility to control credit in the economy to keep a check on the inflation and circulation of money through credit control measures, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है, ठीक। वो बाद में जाकर एकदम डेप्थ में घुस के उसको डिस्कस करेंगे, बहुत सारा रहता है सब, SLR, CRR, ये सब बाद में आएगा। अभी के लिए इतना देख लो, ठीक है। फिर बैंकर्स बैंक, सो आरबीआई ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक, मीनिंग that you have the commercial banks, right? So commercial banks when needed can go to the RBI and say that I am in requirement of money, please lend me some money, which
they will obviously return later on with a certain interest. So that is why RBI is said as a bankers bank, क्योंकि RBI बैंक्स को हेल्प करता है मनी लेंड करके ड्यूरिंग देयर टाइम ऑफ नीड। ठीक है, अब बैंकर टू द गवर्नमेंट, अब बैंकर टू द गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है, समझो चीज को। गवर्नमेंट क्या होता है ना, यूं तो आपको पता होगा हम लोग का गवर्नमेंट डेफिसिट में चलता है, क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली इन नीड ऑफ फंड्स बिकॉज देयर आर वैरायटी एंड वास्ट नंबर ऑफ social welfare schemes that are run by the government, and those create a heavy expense and burden on the government. तो आपको इस चीज का एक और एग्जांपल देता हूं मैं। कोविड के टाइम पे आपको शायद याद होगा, उस टाइम मैडम निर्मला सीतारमन जी हम लोगों के फाइनेंस मिनिस्टर थे गवर्नमेंट में। इफ यू रिमेंबर कि आरबीआई के पास गवर्नमेंट गया था एंड आरबीआई से पैसे लिए गए थे टू पंप इनटू द इकोनॉमी। ये चीज क्यों हुआ था, क्योंकि इकोनॉमी डाउन चल रहा था कोविड की वजह से हम लोग का, है ना। सो गवर्नमेंट वाज ऑब्वियसली नॉट एबल टू रीच द टारगेटेड ग्रोथ रेट, एंड गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम लोग आरबीआई से पैसा उठा के इकोनॉमी में पंप इन करेंगे, ताकि फिर से वो एक इकोनॉमी का ग्रोथ का साइकिल स्टार्ट हो, ट्रैक पे आए इकोनॉमी। ठीक है, इसीलिए इसको बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पे आरबीआई से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी पैसा उधार ले सकता है। ठीक है, अब फाइनल टास्क क्या है, फंक्शन क्या है, डेवलपमेंटल फंक्शन, लाइक एज आई सेड पंप मनी इनटू इकोनॉमी टू इंटेंसिफाई इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये हो गए आपके फंक्शंस आरबीआई के। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है, और मैंने कहा था वीडियो के एंड में बताऊंगा उसका सही आंसर, और सही आंसर है करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज शक्तिकांता दास। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबने कमेंट सेक्शन में सही सही आंसर किया होगा इसको, और आप लोग जरूर से वीडियो को जम के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ठीक है, और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।